जब आप कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन वर्ड बोलते हो ना, तो कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है बताओ? कंपनी। कंपनी। है ना। और जब आप इस वर्ड का यूज करते हो ना, रीऑर्गेनाइजेशन, तो रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीऑर्गेनाइजेशन। अभी कुछ नहीं समझ आया होगा, आप समझो बात को। जैसे कंपनी है ए लिमिटेड, तो हम ये जानते हैं कि ए लिमिटेड की अपनी खुद की लायबिलिटीज है और अपनी खुद की असेट्स है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ सर। एक कंपनी है बी लिमिटेड, इसकी अपनी खुद की लायबिलिटीज है और खुद की क्या है? एसेट। एसेट्स। एसेट्स है। लेकिन कल को अगर ये दोनों एक हो जाती हैं, ए बी लिमिटेड हो जाती है, तो लायबिलिटी दोनों की मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? ज्वाइंट हो जाएगी। यस सर। हाँ सर। और एसेट्स भी क्या हो जाएगी? जॉइंट हो जाएगी। वो भी एडअप हो जाएंगे। ज्वाइंट हो जाएगी। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में बदलाव आया कि नहीं आया, आप ये बताओ। यस सर। तो इसे कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन करना बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं? कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे देश में अगर आपको कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन करना है, तो उसके जो तरीके होते हैं उनमें सबसे पहला कहलाता है मर्जर। क्या कहलाता है? मर्जर। कितने लोग आप लोग में से मर्जर का मतलब समझते हो? सर जब एक कंपनी अपना एग्जिस्टेंस लूज करके दूसरे में पूरी तरीके से इंक्लूड हो जाती है। अमालगमेशन, डीमर्जर, टेक ओवर। जब एक कंपनी, ठीक है, जिसको मैं नाम लूंगा ट्रांसफरर कंपनी। कौन सी कंपनी? ट्रांसफरर। कंपनी अपनी सारी एसेट एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देती है एक दूसरी कंपनी में, जिसको बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो इसको अपन मर्जर करना बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं? मर्जर। तो यहाँ पे ट्रांसफरर कंपनी का एग्जिस्टेंस जो होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। कितना समझ में आई? आ गई। अगर मैं अपने घर का सारा सामान लेके अपने वाइफ के घर में जाके शिफ्ट हो जाऊं, तो मेरा घर तो छूट गया। तो ये क्या कह जाएगा? मर्जर कह जाएगा। मैं अपने वाइफ के घर में मर्ज हो गया। समझ में आई बात नहीं आई? यस सर आ गई। अमालगमेशन का मतलब होता है दो कंपनियां होती हैं, ये दोनों मिलकर एक नई कंपनी बनाती है। तो ये जो दो कंपनियां हैं इसे अमालगमेटिंग कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमालगमेटिंग। और जो नई कंपनी बन रही है उसको अमालगमेटेड कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमालगमेटेड। मैं एक कंपनी हूँ, मेरी वाइफ एक कंपनी है, हम दोनों ने मिलकर एक नया घर बनाया, उसमें हम रहना शुरू कर दिए। तो ना वाइफ अपने घर में रहती है ना मैं अपने घर में रहता हूँ, दोनों मिलकर एक नया घर बनाए और हम रहना चालू कर दिए, तो अमालगमेशन कहलाया। मर्जर और अमालगमेशन में डिफरेंस बता दो क्या हुआ? जब मैं बोरिया बिस्तर लेके अपने वाइफ के यहाँ शिफ्ट हो गया तो वो क्या था? मर्जर था। तो मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। जब मैं और मेरी वाइफ ने मिलकर अपना एक नया घर बनाया, अपना नया प्रीमाइसेस बनाया, तो ये क्या है? अमालगमेशन। फर्क समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोनों में, ये बताओ। वाइफ का एग्जांपल इस आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज से। जब आप बात करते हो डीमर्जर की, किसकी बात करते हो? डीमर्जर। दो कंपनी पहले एक थी, अब वो टुकड़े टुकड़े बढ़ गई, अलग अलग हो गई। जैसे हीरो होंडा एक थे, अब हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गए। और टेक ओवर का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी पे कब्जा कर देती है, तो जो कब्जा करने जा रही है उसको एक्वायरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वायरर। जिस पे कब्जा किया जा रहा है उसको टारगेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टारगेट। टारगेट बोला जाता है। तो चलो बताओ, पहले आपको चारों समझ आया कि नहीं? जब एक कंपनी दूसरे में मिल जाए जाके तो क्या कहलाएगा? मर्जर। मर्जर। एक तीसरी कंपनी बनाए तो क्या कहलाएगा? अमालगमेशन। जब दो कंपनियों के टुकड़े हो जाए तो क्या कहलाएगा? मर्जर। टेक ओवर मतलब क्या होता है? कब्जा लेना, कब्जा कर देना। क्लियर है कि नहीं है ये बता दो। यस सर। यस।
अब ये 4 एक्टिविटी जो होती है, इसे एसेट एंड लायबिलिटी में बदलाव आता है तो इसको कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। पहले बोलो, इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। अब क्या होता है कि जैसे ये सारा रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो कुछ पार्टीज है जिससे इफेक्ट आता है, जिनपे जैसे शेयर होल्डर्स पे इफेक्ट आता है इस बात का। जब दो कंपनियां मिल जाएगी तो शेयर होल्डर भी तो मर्ज हो जाएंगे, सही बात है गलत बात है? हाँ। आपके डिविडेंड्स पे असर आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। होल्डिंग में भी आएगा। क्रेडिटर्स भी इस बात से अफेक्टेड होते हैं कि नहीं होते? हाँ। यस। एम्प्लॉइज अफेक्टेड होते हैं कि नहीं होते? यस सर। हाँ सर। तो सबसे ज्यादा हमें किससे कंसर्न होना चाहिए? शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर से तो हमको क्या करना होता है भैया, इनके साथ ना अरेंजमेंट करना होता है। क्या करना होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करने का मतलब होता है इनको ये पूरी स्कीम समझानी पड़ती है कि सर हमारा मर्जर या अमालगमेशन या डीमर्जर या टेकओवर किस प्रकार का है। इनको पूरी स्कीम समझाई जाती है, इनसे कंसेंट ली जाती है, उसके बाद ही मर्जर या अमालगमेशन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत समझ आई क्या मेरी? यस हाँ सर। सर। प्यार से मान गए तो अरेंजमेंट है, और अगर हमारे बीच डिस्प्यूट हो गया तो मामले को सुलझाने पहले करना होगा कॉम्प्रोमाइज। क्या करना होगा? कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज। फिर कॉम्प्रोमाइज के बाद क्या होगा? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। ईमानदारी से बोलो, बात कितनी समझे? आ गई सर। हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा होता है कि जब तोड़ फोड़ होती है तो उसके लिए पहले लोगों को अरेंजमेंट देना पड़ता है कि भाई हमारी ये स्कीम है। प्यार से मान गए तो सिंपल अरेंजमेंट लगेगा, और नहीं माने तो समझा के फिर अरेंजमेंट देना पड़ेगा। उसे हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। तो हमारे देश में कभी भी मर्जर अमालगमेशन जैसी एक्टिविटी करना है तो शेयर होल्डर्स को विश्वास में लेना होता है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना होता है। जब ये अग्री कर जाते हैं तो फिर हम आगे बढ़कर अपने कंपनी का मर्जर या अमालगमेशन या डीमर्जर या टेक ओवर करते हैं। शांत मन से बताना, बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। आ गई सर। कितना क्लैरिटी है? क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मिटा दूं क्या आपको? अगर ये समझ आ गया, रिकॉर्डिंग में तो आई गया ये, यस सर। है ना? मैं इसको मिटा दूं ताकि मैं फर्दर एक्सप्लेन कर सकूं आपको। हमने कोई कंपनी लॉ के लिए टारगेट डेट रखी थी क्या? इस डेट तक अपने को खत्म करना है। नहीं। मैंने क्या बोला था? कंपनी लॉ के बहुत आराम से कराता रहूंगा, यही बोला था शायद, है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए जो मैंने बोला है मैं उसी पैटर्न में ही कराता हूँ। ये मैं मिटा रहा। तुमको कंपनी लॉ समझ आ गया है कि नहीं आ गया ये बताओ। बहुत सारा है, इस बात से मैं अग्री करता हूँ, लेकिन जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो क्लिक कर जाएगी कि नहीं बात की? ये बताओ कि नहीं करेगी? हाँ या ना? कि पूरा वॉश आउट हो गया? ईमानदारी से बोलो। सर हो जाएगा। कॉन्फिडेंटली बताना तनीषा, बन जाए। हाँ सर हो जाएगा। हाँ। श्रुति क्या हाल है तुम्हारा? अच्छा सर। हाँ, कितना अच्छा है भाई? सर अच्छा है। या मन, तू तो मुझे सुबह सुबह सपने में डांट रहा था यार। नहीं सर। हाँ, सपने में डांट रहा था तू मुझे सुबह। और सपने में तू ही दिखाया सुबह सुबह मेरे को। चलो समझो, हम मर्जर अमालगमेशन कर रहे हैं तो इस पर ना एप्लीकेबल लॉज कौन से, नियम कौन कौन से अप्लाई होते हैं, एक एक बात समझाता हूँ, समझना। सबसे पहले ना आप मर्जर अमालगमेशन करोगे, आप पर इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में ना आपको कई तरह की टैक्स रिलीफ मिल सकती है, और आप पर एक प्रोविजन लग सकता है, आप लोग पढ़े हो क्या बताना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। हाँ। हाँ सर। हाँ सर पढ़े। हाँ सर। क्या होता है, जैसे मेरी लॉस मेकिंग कंपनी है, आपकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो क्या होगा जब मैं आप में मर्ज होऊंगा तो मेरे लॉस जो है आपके प्रॉफिट में सेट ऑफ हो जाएंगे, और आपको टैक्स में रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है, मेरे लॉसेस आपके में कैरी फॉरवर्ड हो गए। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर आ गई। आप खूब प्रॉफिट कमाए हो तो अभी खूब टैक्स देना पड़ता। अब मेरी लॉस मेकिंग कंपनी अगर आपके मर्ज हो गई तो मेरे लॉसेस को आप अपना शो कर दोगे, तो आप टैक्स लायबिलिटी से बच गए कि नहीं बचे, ये बताओ। यस सर। कितना क्लैरिटी है? क्लियर है।
दूसरी बात तो एक दो तो जैसे यार ये हो गया, इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई हो जाता है। दूसरा अप्लाई होता है एलओडीआर। एलओडीआर अक्सर किसके लिए बनाया गया है ये बताओ? उन कंपनियों के लिए जो क्या है, शेयर बाजार में लिस्टेड है। लिस्टेड है। तो भाई हिसाब किताब ये होता है कि अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है, उसको आज की डेट में मर्जर या अमालगमेशन करना है, तो उसे स्टॉक एक्सचेंज से नो ऑब्जेक्शन लेटर देना होगा। क्या देना होगा? नो ऑब्जेक्शन लेटर। जब तक स्टॉक एक्सचेंज से नो ऑब्जेक्शन लेटर नहीं आएगा, तब तक ये मर्जर अमालगमेशन नहीं कर सकते। बताइए कोई तकलीफ? नहीं सर। तीसरी बात यार, आप मर्जर अमालगमेशन करोगे, स्टैम्प एक्ट अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके शेयर्स ट्रांसफर होंगे। कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगती है शेयर पे बताओ? सर 25 पैसे 100 रुपए में शायद। ठीक है, ऑफ वैल्यू। तो आपकी कंपनी का मर्जर अमालगमेशन होगा तो शेयर भी ट्रांसफर होंगे, तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी 0.25%, 25 पैसा ऑफ द रुपी। आपको बताया ना मैं। यस सर। हाँ सर। और आपकी एसेट्स भी ट्रांसफर हो रही है, तो जब एसेट्स ट्रांसफर होगी तो इस पर भी क्या लगने वाली है? स्टैम्प ड्यूटी। चलो बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर आ गई। आ गई। अच्छा, उसके बाद आप पर सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर रूल लगेगा। ये तब लगेगा जब आपकी कंपनी का टेक ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है? टेक ओवर हो रहा है। टेक ओवर करने का मतलब ये होता है कि एक कंपनी है जिसको एक्वायरर बोलते हैं, ये क्या करती है, एक दूसरी कंपनी जिसको टारगेट कहा जाता है, मेजर शेयर्स खरीद लेती है। क्या खरीद लेती है? मेजर शेयर्स। अब अगर ये टारगेट कंपनी लिस्टेड है, क्या है? लिस्टेड है। लिस्टेड है, तो इसमें बेसिकली सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर, जिसको शॉर्ट में SAST बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SAST। ये रेगुलेशन अप्लाई हो जाती है। बताओ बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। क्या है रेगुलेशन ये भी समझ लो कि अगर कोई एक्वायरर है, जैसे हम हैं, एक लिस्टेड कंपनी में अगर 25% से ज्यादा शेयर खरीदना चाहे, कितने से ज्यादा? 25% से ज्यादा। ST की रेगुलेशन के हिसाब से ही खरीद सकते हैं, वरना नहीं खरीद सकते। ध्यान रहेगी बात? यस सर। बोलोगे तो नहीं? नहीं। देन आपके ऊपर कंपटीशन एक्ट भी लगता है। क्या लगता है? कंपटीशन। क्या लगता है ये भी सिखा दे रहा हूँ। आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, और नंदनी एक बिजनेसमैन है, वेदिका नंदनी बिजनेसमैन है। एक मिनट है। वेदिका और नंदनी बिजनेसमैन है, मार्केट में अभी तक इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए और VN बन गए, तो ये डोमिनेट कर सकेंगे कि नहीं मार्केट को? ये बताओ। यस हाँ सर। सर। मोनोपोली हो जाएगी। इन्हें को कॉम्बिनेशन बनाना बोलते हैं। क्या बनाना बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। याद रखो, मार्केट में जब दो बिजनेसमैन मिलते हैं तो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। और हमारे देश का कंपटीशन एक्ट 2002 हर तरह के कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करता है। मतलब फिर आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेके ही काम करने दिया जाएगा मार्केट्स में, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। सिर के ऊपर से बात नहीं जानी चाहिए। कंपटीशन लॉ हमारे देश में देश के कंपटीशन को चलाता है। इसमें जो बॉडी है उसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कहती है कि जब दो बिजनेस मर्ज होते हैं, अमालगमेट होते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। तो उसके रूल्स जो होते हैं वो कंपटीशन एक्ट में दिए गए हैं। तो अब आप बताओ कौन कौन से लॉ अप्लाई हो रहे हैं, समझ आया कि नहीं आया? आगे सर। आ गया। उसके बाद यार कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, सेक्शन 230 से 240 जो है, कहाँ से कहाँ तक? 230 से 240। 240 तक है। वो बेसिकली मर्जर अमालगमेशन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इनकी बात करता है। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे समझ आया सर? ये नीचे नहीं पढ़ना है क्या अपने को? एक एक मत पढ़ना है ऐसे। सेक्शन 230 से 240 जो है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की बात करता है। अब ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है बेटा, एक बार शांत मन से देख लो फ्रेमवर्क को। तकलीफ हो तो मेरे को बताओ, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर है सर। बाकी लोग सबको क्लियर है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कोई तकलीफ नहीं है? पक्का? हाँ सर। अब आते हैं मुद्दे के बाद सबसे पहली चीज
सेक्शन 230 पे हो, किस पर हो? 230। इसके प्रोविजंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। मैंने आपको बोला है मर्जर अमालगमेशन करवाने से पहले आपको अपने शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स के साथ क्या करवाना होता है? Arrangement. Compromise arrangement. प्यार से हो गया कॉम्प्रोमाइज, और झगड़े के साथ हुआ, डिस्प्यूट के साथ हुआ तो Compromise arrangement. अच्छे से clear है? Compromise arrangement. तो बेसिकली क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करवाने के लिए जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं या कंपनी खुद होती है या उसके मेंबर्स जो होते हैं, या अगर कंपनी वाइंड अप में है तो उसके जो लिक्विडेटर होते हैं वो एनसीएलटी के पास अप्लाई करते हैं कि कंपनी का और क्रेडिटर्स का आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करा दो, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स का आप अरेंजमेंट करवा दो। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 230 का। सबसे पहला कि एप्लीकेशन कौन डाल सकता है, तो एप्लीकेशन डालने की पावर जो होती है एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी ही पूरा अप्रूवल देगा, याद रखना सारी चीजों पर, ठीक है, आपके मर्जर अमालगमेशन का। तो पहले जैसे आपको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करवाना है तो देख लो प्रॉब्लम किसको है। अगर क्रेडिटर है तो आपको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट क्रेडिटर के साथ करवाना है, और अगर मेंबर्स के साथ प्रॉब्लम है तो किसके साथ करवाना है? मेंबर्स के साथ। तो इसके लिए एप्लीकेशन कौन डालता है एनसीएलटी में? कंपनी खुद डाल सकती है। किसके थ्रू? किसके थ्रू डालेगी कंपनी? डायरेक्टर, Directors. ठीक है, या क्रेडिटर डाल सकते हैं या मेंबर डाल सकते हैं। और अगर एक ऐसी कंपनी जो है मर्ज हो रही है जो खुद वाइंडिंग अप में थी, किसमें थी? वाइंडिंग अप में। तो सारा कंट्रोल तो लिक्विडेटर के पास है। किसके पास है? लिक्विडेटर। फिर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए कौन अप्लाई करेगा? लिक्विडेटर। आप पहले बताओ ये आपको प्रोविजन समझ आया कि नहीं आया कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए कौन एप्लीकेशन डालता है? आपको ये आ बात गया सर। आगे. पढ़ के देखना, बिल्कुल हड़बड़ाना मत। क्लियर है? सर। अब जब आप एप्लीकेशन डालोगे तो इसके साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जाएंगे। क्या जाएंगे? सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। इसको डिस्क्लोजर्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या जाएंगे। एप्लीकेशन कौन डाल रहा है? या तो कंपनी डाल सकती है, उसके क्रेडिटर या मेंबर, या अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो लिक्विडेटर डाल सकते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास डालते हो तो सबसे पहले आपको अपने कंपनी की एकदम सही सही जानकारी देनी होगी, मटेरियल फैक्ट। मतलब आपको अपनी लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन बतानी होगी, ऑडिटर रिपोर्ट की कॉपी जमा करनी होगी, और ये बताना होगा आपके ऊपर कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है। पहले बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ। हाँ सर, आ गए। ठीक है? अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के कारण आपकी कंपनी का कैपिटल रिड्यूस हो रहा है तो आपको ये भी बताना होगा। जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर बोले कि हमको तो आगे जुड़ना नहीं है आपके साथ, हम कंपनी से निकलना चाहते हैं, तो कई बार आप शेयर्स का बायबैक कर देते हो। क्या कर देते हो? बाय बैक। आपकी कंपनी का कैपिटल उससे रिड्यूस भी हो सकता है। तो आपको ये बताना है ऐसी तो नहीं सिचुएशन बन रही है कि कल को कंपनी का कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। 2 डॉक्यूमेंट समझ आए कि नहीं, क्या क्या जमा करें आप? 2 डॉक्यूमेंट समझ आए कि नहीं, क्या क्या जमा करें? सबसे पहला अपना पूरा डिटेल जमा, दूसरा कैपिटल रिड्यूस हो रहा है तो ये बताओ कि कैपिटल रिड्यूस हो रहा है क्या। 2 बातें समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर. यस सर। तीसरा, आपकी कंपनी में जब मीटिंग हुई होगी तो क्या 75% ऑफ क्रेडिटर्स ने कंसेंट दे दी है क्या? ठीक है, आपको ये डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ेगा, एक रिजोल्यूशन बताना पड़ेगा। ये क्रेडिटर्स की मीटिंग का होगा। किसकी मीटिंग का होगा? क्रेडिटर्स की। कि आपकी कंपनी में जितने भी क्रेडिटर्स हैं उसमें से जिनके पास पूरी डेप्थ का 75% है। कितना परसेंट है? 75%। वैल्यू की बात कर रहा हूँ ना मैं, उन्होंने कंसेंट दे दी है कि नहीं। जैसे कंपनी के ऊपर कर्जा जो है 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, जिनमें से 4 ऐसे क्रेडिटर है जिनके 80 लाख का कर्ज है, और 6 ऐसे क्रेडिटर है जिनका 20 लाख का कर्ज है। तो अपने को कितनों से पूछने की जरूरत है यहाँ पे? 4 लोगों से। फिर 4 लोग अगर हाँ बोल देना जिनका 80 लाख का पूरा डेप्थ है कंपनी का, तो भी कंसेंट मानी जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, ये बताना है क्या आपकी जो स्कीम है इसको क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया है कि नहीं। नहीं। तो आपको यहाँ पे क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जमा करनी होगी जिसमें क्रेडिटर ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हम इस रीस्ट्रक्चरिंग पे या रीऑर्गेनाइजेशन को कंसेंट देते हैं। दूसरा, जो बचे क्रेडिटर है उनके सेफगार्ड के लिए आप क्या कर रहे हो।
तीसरा, कंपनी के पास फंड है कि नहीं अपनी डेप्थ पे करने के लिए। बहुत टेक्निकल तो नहीं लग रहा है, समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? ईमानदारी से बोलना बेटा, डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आ गया सर। सभी लोग को। आप गए हो नेशनल कंपनीज और ट्रिब्यूनल के बाद, क्यों? इसलिए ताकि आप मर्जर अमालगमेशन की स्कीम का अरेंजमेंट करवा सको। तो आप कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हो, जैसे अपनी पोजीशन बता रहे हो। अगर कैपिटल रिड्यूस की सिचुएशन है तो ये बताओगे, और आप ये बताओगे कि क्या क्रेडिटर से कंसेंट दे दी गई है कि नहीं दे दी गई है। आप बता दो, कहीं कोई दिक्कत इसको लेकर मन में? हाँ या ना? नहीं सर। अब क्रेडिटर्स का मामला सेटल हो गया कि नहीं हो गया ये बता दो आप। हाँ सर। तो आपको हाँ क्या सर। होगा, एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे आप ले जा रहे हो, तो क्रेडिटर की मीटिंग बुलाए होगे तो उसके लिए नोटिस भी भेजे होगे। क्या भेजे होगे? नोटिस। इसकी भी कॉपी आपको जमा करनी है, ठीक है? मीटिंग के नोटिस की कॉपी भी जमा करनी है। आप बता दो, इसमें कहीं कोई दिक्कत? अच्छे से बात समझ आए कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। आगे सर। आ गई, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लैरिटी है ना? ईमानदारी से बोलना, शांत मन से पढ़ दो, लगे तो एक बार देख दो, कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को। जितना लाइन मैंने बताया उसको एक बार आप पढ़ दो। पढ़ दो एक बार, कोई तकलीफ हो तो बताना। क्लियर है सर। सभी लोग को क्लियर हो तो हैंड रेस कर दो बेटा एक बार। सभी लोग को क्लियर हो तो हैंड रेस कर दो। अब ये जो क्रेडिटर का नोटिस है ना, इसकी कॉपी को आपको अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करना होगा, और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी के पास भी इस नोटिस की एक कॉपी भेजनी होगी, ताकि पता रहे कि आपकी कंपनी में ऐसी मीटिंग हुई थी जहां क्रेडिटर से कंसेंट ले ली गई है कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करवाने के लिए। ईमानदारी से बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर है? हाँ, आपको क्लियर है, दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया, अप्रूवल हो गई, क्रेडिटर्स भी तैयार है, तो मेंबर से तो कंसेंट आगे भी देंगे ही। आप क्या करो, जितने रेगुलेटर्स है सभी रेगुलेटर को ये नोटिस भेज दो कि आपकी और एक दूसरी कंपनी का मर्जर या अमालगमेशन हो रहा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, आरबीआई को, सेबी को, आरओसी को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, सबको आपके ना एक एक कॉपी भेज दो कि आपकी कंपनी का मर्जर अमालगमेशन हो रहा है। तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवाए। ईमानदारी, यस सर। कितना क्लियर है? क्लियर है। अच्छे से बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, अब क्या होगा कि मान लो सारी कंसेंट आ गए, मेंबर तैयार है, क्रेडिटर से भी हमने कंसेंट दे दिया और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो नेशनल कंपनीज और ट्रिब्यूनल है ऑर्डर पास करेगा, और इस ऑर्डर को पास करने के बाद वो आपकी कंपनी के कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट को अप्रूव कर देगा। मतलब आप एकदम आराम से क्या कर सकते हो, अब मर्जर या अमालगमेशन कर सकते हो। ईमानदारी से बताओ, कितना क्लियर है? क्लियर है। अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? सारे स्टेप्स नहीं। समझ आए कि नहीं है? हाँ हाँ सर आ सर। गए। एप्लीकेशन कौन डाला, समझ आया? हाँ। एप्लीकेशन के आपने साथ क्या डाला है, जो डॉक्यूमेंट दिए वो समझ आया? हाँ। आपने यस नोटिस सारे रेगुलेटर को भेजे और उनसे ऑब्जेक्शन कितने दिन में मांगा? 30 30 days। days। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो फिर एनसीएलटी क्या करेगा, ऑर्डर दे देगा। ये क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब ना हाँ ये सर। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाली चीज है VIFPA, ऑर्डर के कंटेंट क्या होते हैं। अगर एनसीएलटी आपकी कंपनी को बोल दे रहा है कि जाओ दूसरी कंपनी के साथ अरेंजमेंट कर दो, अपना अरेंजमेंट कर दो, मतलब मर्जी अमालगमेट हो जाओ, तो उसके ऑर्डर में कंटेंट क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या उसके ऑर्डर में बातें लिखी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके शुरू करते हैं। जब एनसीएलटी ऑर्डर देगा आपको कि जाओ दूसरी कंपनी के मर्ज या अमालगमेट हो जाओ, तो सबसे पहले तो ये बोलेगा कि जितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि वो अपने शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दें। क्या कर दें? शेयर में कन्वर्ट कर दे। अभी तक आपकी कंपनी तो फिक्स डिविडेंड दे रही है,
कल को आप मर्ज या अमालगमेट हो गए तो क्या पता सामने वाले को फिक्स डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए बोल दिया जाता है कि आप कन्वर्जन करवा लो। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। दूसरी बात, कंपनियों को बोला जाता है आप नियम बनाओ कि क्रेडिटर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, आप ये अश्योर करो कि उनका पैसा नहीं डूबना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात, अगर शेयर होल्डर के राइट्स में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, तो शेयर होल्डर की कंसेंट से ही होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना अंडर प्रोविजन ऑफ 48, मतलब जब तक 3/4 ऑफ शेयर होल्डर, कितने शेयर होल्डर 3/4 नहीं बोलेंगे उनके राइट्स में चेंज नहीं लाया जा सकता। बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ? यस सर। आ गई। अच्छा, अगर कंपनी ऐसी है जो इंसॉल्वेंसी के कगार पे है तो आपको बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत? अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, ऐसी कंपनी मर्ज हो रही है तो बीआईएफआर के प्रोविजन के हिसाब से होगी, ठीक है? 4 पॉइंट क्लियर है कि नहीं ये बताओ आप? हाँ सर क्लियर है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, जितने लोग डिसेंटिंग है, मतलब जो मर्जर अमालगमेशन पे ना बोल रहे हैं, ऐसे शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑफर आपको देना पड़ेगा, मतलब उनको पैसा देके ससम्मान आपको कंपनी से विदा करना पड़ेगा। कितना क्लियर है? फिर बोलूं, शेयर होल्डर 10 मना कर रहे हैं ना, तो उनका मना करने का अधिकार है, तो आप उनको ना एक एग्जिट प्राइस देके कंपनी से विदा कर सकते हो पैसा देकर। ध्यान रहेगी बात? या ऑर्डर के एक बार आप पढ़ लो, आपको कोई तकलीफ हो तो मेरे को बताओ सर ये नहीं आया। शांत मन से ऑर्डर के कंटेंट एक बार आप पढ़ लो। एनसीएलटी ने आपको बोल दिया मर्जर अमालगमेशन करा दो, पर साथ साथ इन बातों को भी कहा है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देख लो, कोई तकलीफ हो किसी लाइन में तो बताना। हो गया क्या? क्लियर है सर। अभी तक जो ये पढ़े वो अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया ये बताओ? अभी तक जो पढ़े अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? ऑर्डर आ गया, समझ आया? अब मान लो मर्जर अमालगमेशन शुरू हो गया आपका, तो मर्जर अमालगमेशन में होगा क्या क्या, इफेक्ट क्या आएगा? आपकी कंपनी जैसे दूसरी कंपनी से मर्ज या अमालगमेट हो गई तो इफेक्ट क्या आएगा? एनसीएलटी ने तो बोल दिया कि चलो आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर दो, हम ऑर्डर दे दिए हैं, आप मर्जर अमालगमेशन कर दो, तो इसे होना क्या है आप बताओ? जो ट्रांसफरर कंपनी है उसकी सारी जो एसेट एंड लायबिलिटी अब आगे से किसकी हो जाएगी? मैं लिख देता हूँ, यूज मत होना। आपकी कंपनी का मर्जर होना था, मेरी कंपनी जो है वो मर्ज हो रही थी अमन की कंपनी में, ठीक है? तो हमने ऊपर अभी जितना पढ़ा हमको अप्रूवल मिल गई है, ये तो समझ गए ना आप लोग? हाँ। मैं यार ट्रांसफरर हूँ, अमन ट्रांसफरी कंपनी है, तो जैसे अप्रूवल मिली तो इसका इफेक्ट क्या क्या आ रहा है? मेरी सारी एसेट एंड लायबिलिटी अब किसकी हो जाएगी? ट्रांसफरी। अमन ट्रांसफरी इसकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं सर। समझ आई मेरी बात? नहीं आई? हाँ सर क्लियर है। आगे अमन की कंपनी अब मेरे शेयर होल्डर को क्या अलॉट करेगी? शेयर अलॉट करेगी या डिवेंचर अलॉट? सही बात है गलत बात है? अभी तक ये लोग जेके लिमिटेड के शेयर होल्डर थे, मेरी कंपनी तो पूरा मर्ज हो गई अमन लिमिटेड में, तो अमन लिमिटेड अब हमारे शेयर होल्डर को क्या करेगी? शेयर ऑफर करेगी कि नहीं करेगी? बताओ। तीसरा, जो केस जमशेद लिमिटेड पे चलते थे अब आगे केस किसके नाम ट्रांसफर हो जाएंगे? अमन लिमिटेड पे। तीनों बार समझ आई कि नहीं आई? चौथी बात, मेरी कंपनी रह जाएगी कि खत्म हो जाएगी ये बताओ? जमशेद खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। आपको कितना क्लियर है ये बताओ? समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? आपकी कंपनी का मर्जर ऑर्डर हो गया दूसरी कंपनी के साथ, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? आपकी एसेट अब दूसरी कंपनी की एसेट, वो कंपनी जो है वो आपके शेयर होल्डर को शेयर ऑफर करेगी,
जो केस आपके खिलाफ चल रहे थे अब उस कंपनी के खिलाफ हो जाएंगे, आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी, मतलब जमशेद सर की कंपनी खत्म हो जाएगी, और लास्ट जमशेद सर के एम्प्लॉय अब किसके एम्प्लॉय हो जाएंगे? अमन लिमिटेड के। अमन लिमिटेड के। पूरे स्कीम के कंटेंट को पढ़ के दे दो। मर्जर अमालगमेशन की ये स्कीम होती है, एक बार पढ़ दो, कोई तकलीफ हो तो बताओ। जब हो जाए तो मुझे बताना, और अभी भी चैप्टर में कंफ्यूज तो नहीं हुए, ये बताओ समझ आया कि नहीं आया चैप्टर? आगे सर। आगे सभी लोग को, तनीषा, वेदिका, गुंजा, अमन, भुवन, समझ आया कि नहीं आया? मानसी, हाँ नंद, आ गया सर। हाँ सर। ये जो अभी पढ़ाया वो क्लियर है कि नहीं है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है। आज क्लास शाम को 4:30 बजे रखेंगे। कितने बजे? 4:30। पहले मैं ये करवाऊंगा जो इसका बचा हिस्सा है, ठीक है? ये खत्म हो जा रहा है मर्जर अमालगमेशन का टॉपिक अभी आपका, तो इसको मैं 4:30 बजे भी करवाऊंगा अगली क्लास में, और फिर उसके आगे रिवीजन कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ सर। तो इतना पहले अभी आप पढ़ लो, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस ला दो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है बेटा? ये आप यस सर। सर